यू आर डिवाइन, आप भगवान के अंश हो। आज हर आदमी बीमारी से परेशान है। वो समझता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन इतने सालों में अपनी पढ़ाई से जो मैं समझी हूँ, आज मैं आपको एक मूवी के द्वारा वो दिखाना चाहती हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग किस तरह से बना है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप डॉक्टर के चक्कर काटते रहेंगे, कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलने वाला। तो इसको बहुत सिंप्लिसिटी से एक बार अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। कैसे शुरू हुई धरती पर जीवन, जो आज तक मैंने पढ़ा है, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो समझ में आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा, मगर कोई बात नहीं, जो मैं समझी हूँ एटलीस्ट वो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक मूवी दिखा रही हूँ साइड में, आप वो मूवी देखिए। पहले अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मोस्टली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस थी। ऑक्सीजन जो भी था वो वाटर मॉलिक्यूल्स में लॉक्ड था, H+O2 वाटर की फॉर्म में। हवा में ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए ओशंस में एनारोबिक माइक्रोब्स रहते थे। एनारोबिक उनको बोलते हैं जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहते हैं। बहुत सिंपल और एक सेल के बने थे ये, और ये अपना खाना कूड़े में से, गंदगी में से ढूंढते थे। लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले इनमें से एक माइक्रोब की स्पीसीज शायद पानी में से तैरते तैरते ओशन के ऊपर आ गई। तब जन्म हुआ फोटोसिंथेसिस का। इन सेल्स की मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे जो सनलाइट को कैप्चर कर सकते थे, और CO2 प्लस H2O बना, ज्वाइन हुआ, और उसके बाय प्रोडक्ट्स निकले ऑक्सीजन गैस एंड शुगर। इस कारण ये माइक्रोब्स अपना खाना खुद बनाने लगे, और अब उन्हें कूड़े में से ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इन्हीं माइक्रोब्स को बोला गया सियानोबैक्टीरियम। इनका रंग नीला था क्योंकि इनमें एक नीला हरा पिगमेंट होता था। वही पिगमेंट सनलाइट कैप्चर करता था। सब स्पीसीज के ये राजा हो गए क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते थे, क्योंकि नेचर में सनलाइट लिमिटलेस थी, कितना भी खाना ये बना सकते थे, इसीलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। मगर खाना बनाने की प्रक्रिया में इनका एक वेस्ट प्रोडक्ट बनती गया, और वो था ऑक्सीजन। पृथ्वी में 37% लोहा था। इस ऑक्सीजन को वह लोहा एब्जॉर्ब करता गया और जंग खाने लगा। मगर ऑक्सीजन इतना बढ़ता जा रहा था कि एटमॉस्फेयर में और भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आने लगा। मगर उस समय सभी माइक्रोब्स एनारोबिक थे, मतलब वो ऑक्सीजन में मर सकते थे, और वही हुआ जिसका डर था। 2.5 बिलियन साल पहले सारी प्रजातियां मर गई। हिस्ट्री में जियोलॉजिस्ट ने इसको द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट बोला, या कहिए ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी। मगर पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। सनलाइट था, मीथेन था, इट एक्टेड एज ग्रीन हाउस गैस, और उसने धरती को वार्म रखा। बट जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो मीथेन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने लगी। वो मीथेन के साथ रिएक्ट कर कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती जा रही थी। इसी से आई एक लंबी आइस एज। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी आइस एज के ऊपर, द हिरोनियन ग्लेसिटेशन। अब धरती एक बहुत बड़ी स्नोबॉल थी। फिर से लाइफ ने दस्तक दी। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो ऑक्सीजन यूज़ करते थे, उनको बोला गया एरोबिक ऑर्गेनिज्म। उन्होंने एक्सेस ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से यूज़ करना शुरू किया। ऑक्सीजन कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, और फाइनली 21% पर जाकर सेटल हो गया। अब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो ऑक्सीजन यूज़ करने लगे, और ऑक्सीजन इतना ज़्यादा थे कि उन ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, और वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 10 सेल, 10 सेल से 20 सेल, इस तरह से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनने लगे। मगर सियानोबैक्टीरिया का क्या हुआ? किसी माइक्रोब ने सियानोबैक्टीरियम को अपना खाना बनाया, और इस प्रोसेस को बोला गया एंडोसिम्बायोसिस। अब उस माइक्रोब के अंदर फोटोसिंथेसिस की फैक्ट्री आ गई थी। ये माइक्रोब्स बना प्लांट सेल, और सियानोबैक्टीरिया बना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही आज का वो फोटोसिंथेसिस का वो अंश है प्लांट्स का जो खाना बनाता है। सियानोबैक्टीरियम आज भी पूरे एनवायरनमेंट में बिखरे पड़े हैं। ओशंस, फ्रेश वाटर, सॉइल, रॉक्स, फर, आज भी वो ऑक्सीजन देते हैं एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन भी खींचते हैं, और अपने पेड़ों को फर्टिलाइज भी करते हैं। अर्थ उनके बिना आज ऐसी ना होती। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको ये पिक्चर क्यों दिखाया। मैंने ये पिक्चर आपको इसलिए दिखाया है कि आपको खुद से खुद का ही डॉक्टर बनना है, क्योंकि आज तक बिलियंस ऑफ ईयर्स से जो भी इवोल्यूशन हो रही है, हर जानवर, हर प्लांट खुद से खुद का ही डॉक्टर है। किसी के पास कहीं डॉक्टर के पास जाने का कोई एक्सेस नहीं था।
हम लोग तो हाईएस्ट क्रिएशन है गॉड की इस सृष्टि में, फिर भी हम लोग दूसरे डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट है अपनी बॉडी के लिए। अगर आप अभी भी, मैं कहती हूँ कि मिरर में जाके देखें तो आपको लगेगा कि ये बॉडी एक सेल है जो ये स्किन से कवर्ड है, मगर असलियत में ये कम्युनिटी है 50,000 सेल्स की जो एक स्किन से कवर्ड है। और अगर ये सारे सेल्स हार्मनी में काम करते हैं तो उसको एक हेल्दी बॉडी बोला जाता है। और अगर इन सेल्स में डिसहार्मनी आ जाती है या आपस में लड़ने मरने लगते हैं तो इनको डिजीज्ड बॉडी बोला जाता है। हर सेल में, जैसे आप देखेंगे कि हम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बने हैं, मगर हर सेल में एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सारे सिस्टम हर सेल में मौजूद हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि कभी किसी ने सोचा है कि एक मधुमक्खी को कैसे समझ में आता है कि उसको शहद बनाना है, या एक कुत्ते को कैसे समझ में आता है कि सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा, या चिड़ियों को कैसे समझ में आता है कि ठंडी आने वाली है, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, और ब्रेन में उनका वो नेविगेशन टूल कहाँ से आता है। कभी किसी ने सोचा है कि सूरज को रोज कैसे समझ में आता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट 6:10 पे उसको सनराइज करना है और एग्जैक्ट 6:30 पर उसको सनसेट करना है, और मून को कैसे पता लगता है कि उसको किस तरह से अपने फेजेस बदलने हैं। अगर हम किसी भी सब्जी या फल का बीज देखते हैं और उस बीज को आप कितना भी तोड़ लो, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। आप उसमें बोलोगे इसमें तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। मगर अगर आप उसको सुटेबल कंडीशंस दोगे, आप उसको धरती में गाड़ोगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली एक बरगद के बीज से एक बरगद का इतना ह्यूज प्लांट बनने लगता है। तो हम ये क्यों नहीं समझते हैं, उसको कोई सिखाने नहीं आया उस बीज को। जब उस बीज को कहीं अपने आप को माइग्रेट करना है तो उसमें हम देखते हैं कि बीज में धागे निकले हुए होते हैं, बाल होते हैं, और आंधी आती है अपने आप और उस बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? कोई उनको सिखाने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई माँ बाप उनको नहीं सिखा रहा है। ह्यूमंस ने गलती कहाँ करी? ह्यूमंस ने गलती यहाँ करी कि जब उन्होंने अपना फेथ खो दिया, अपना ट्रस्ट खो दिया, और उन्होंने अपने शरीर को इन सफेद कोट वालों के हाथों में सौंप दिया। हर सेल में एक सेम पैटर्न होता है, हर सेल में सेम बिहेवियर होता है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी लोग बीमार हैं, अगर इन प्लांट से समझने की कोशिश करिए कि आपको कुछ नहीं देना है, अपनी बॉडी को सिर्फ एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देना है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। इसीलिए जो हमने आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है, जैसे कि कुछ लोग मेरे को फोन करते हैं कि मैं हमें ये किडनी की बीमारी है, हमें लिवर की बीमारी है, और मैं सबको एक ही प्रोटोकॉल बताती हूँ तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी बीमारी है, चाहे वो लिवर का सेल है, चाहे वो किडनी का सेल है, आपको उनको सिर्फ एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देना है, और उनमें सारी खुद से नॉलेज है, वो खुद से थ्रो बैक करेंगे। और उस हेल्दी एटमॉस्फेयर में आता है कि जैसे DIP डाइट आप देंगे, क्योंकि आपको लिविंग फूड देना है उन लोगों को। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग रॉ फूड पर फोकस करें, प्लेट 1 पर फोकस करें, और अगर प्लेट 2 पर भी आप जाते हैं तो उसमें कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो। पेस्टिसाइड्स जितना अपनी बॉडी से हम लोग दूर रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। लिविंग वाटर में हमारे वो सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और इसी तरह से मिनरल्स आपको सॉल्ट से भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा मोटा सॉल्ट लीजिए, कुटा हुआ सॉल्ट जो फैक्ट्री से आता है वो बिल्कुल लेना बंद कर दीजिए। और 0 वोल्ट थेरेपी लीजिए। हमें अर्थ से जुड़ना है, हमें अर्थिंग करनी है, अर्थ से हमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये आप बेसिक अपना रॉ मटेरियल को ठीक करिए। अभी मैं 2 मिनट का आपको थैलेसीमिया के एक बच्चे का वीडियो दिखाती हूँ। तो इस बच्चे ने हमारे 23 जुलाई को ये प्रोग्राम एनरोल किया था, और इस बच्चे का एक भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, और इसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, 9.2 हो गया था। मगर इस बच्चे का मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं ले पा रही क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो मीडिया के सामने आने से घबराते हैं, और जैसे उनका बच्चा ठीक हो जाता है तो वो सोचते हैं कि दुनिया को बताने की जरूरत ही क्या है। क्योंकि हमारी सोसाइटी भी इसको एक बुरे तरीके से देखती है कि शादी करने में मुश्किल आती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मतलब उन पेरेंट्स को। तो वो जस्टिफाइड है कि जो भी वो पेरेंट्स कहते हैं, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कुछ नहीं करा, हमने यही प्रोटोकॉल फॉलो करा। चाहे कोई भी बीमारी हो, प्रोटोकॉल एक ही है। तो आप ये और उस बच्चा का ना कोई ब्लड चढ़ा, और उसका जो उसमें आप देखेंगे कि उसकी डायग्नोसिस में भी थैलेसीमिया मेजर था। जो कुछ लोग बोलते हैं कि थैलेसीमिया माइनर ठीक हुआ, मेजर नहीं ठीक हुआ, तो उसकी आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मैं रिपोर्ट भी डिस्प्ले कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल है बीमारियों से बाहर निकलना।
आई एम गुड बेटर। अब मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ। आई एम गुड बेटर। मैं कभी ब्लड नहीं चढ़वाऊंगा। मैं कभी ब्लड नहीं चढ़वाऊंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आई एम गुड बेटर। आई एम गुड बेटर। थैंक यू मैम। मेरा बेबी 3 इयर्स का मतलब 3.5 मंथ्स का था जब से हम ब्लड चढ़वा रहे हैं। तो अब फर्स्ट टाइम मतलब मुझे ऐसा लगा है जैसे बिल्कुल ब्लड चढ़वाने की दिक्कत नहीं लगी है। तो आज अब इसकी 3 अगस्त की डेट थी जो हमने इसको ब्लड नहीं चढ़वाया, क्योंकि मुझे कुछ भी इसमें ऐसा नहीं दिखा कि मुझे ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत पड़े। तो थैंक यू मैम एंड BRC टीम का Thank you, ma'am. बिल्कुल थैंक यू सो मच मैम। गुड बेटा, अब मैं कभी भी नहीं चलाऊंगा। मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ और अच्छी अच्छी डाइट्स ले रहा हूँ और अच्छी डाइट्स ले रहा हूँ मैम आपकी वजह से। मैम आपकी वजह से। एंड थैंक यू मैम एंड थैंक यू मैम। एंड थैंक यू BRC सर। एंड थैंक यू सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं करवाऊँगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ट्रांसफर नहीं कराऊंगा और अच्छी अच्छी डाइट्स ले रहा हूँ। अच्छी डाइट्स ले रहा हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेसिकली जब से ये ठीक हो गए हैं ना, तो इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट छोड़ दिया। मेरा फ़ोन नहीं उठाते, बट एक बार मैंने इनको फ़ोन करा था तो ये बोल रही थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, इन्होंने हमारे ग्रुप में से एग्जिट मार लिया है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब सोसाइटी में बताना नहीं चाहते कि हमें थैलेसीमिया है, तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो हमसे कांटेक्ट तोड़ देते हैं।